हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इन शाफ्ट। जैसा कि आप सबको पता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास चल रही है और ये हमारा लेक्चर नंबर 41। हमने लेक्चर 40 अब तक कवर कर रखे हैं। उसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जैसा कि सबको पता होगा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस इन बीम्स। डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे हमने उसके डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, कहाँ मैक्सिमम वैल्यू होती है, कहाँ मिनिमम वैल्यू होती है, न्यूट्रल एक्सिस पे ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, और उनके रिजल्ट भी हमने देखे थे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू प्लस सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये सबको क्लियर होगा जिसने भी लेक्चर देखे होंगे, और जिसने लेक्चर नहीं देखे हैं, जो लोग इस सेशन में नया जुड़े हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले वो पहले के लेक्चर देखें ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आए। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइक करके बता दीजिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, कमेंट भी कर दो सर बहुत मज़ा आ रहा है। इसी तरह से क्लासेस चलती रहे, ये बताते रहो कि चलो बढ़िया है, क्लास चलती रहेंगी इसी तरह से, ठीक है। बाकी जो भी सब्जेक्ट है हमारा पैरेलल में चल गया है, थर्मोडायनेमिक्स, किसी को कोई दिक्कत है नहीं, तो वहाँ पर भी उम्मीद करता हूँ सबको मज़ा आ रहा होगा। थर्मोडायनेमिक्स के भी बेहतरीन कंसेप्ट देखेंगे। अभी तो बेसिक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉर्सनल शियर स्ट्रेस क्या होती है, ठीक है। इससे पहले अगर जो भी बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इंस्टाग्राम का भी दे रखा है, और टेलीग्राम का ग्रुप का भी मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, वीडियोज़ के, नोट्स वगैरह के, या फिर किसी एग्जाम का अपडेट अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर मिलता रहेगा, क्लियर है ना। तीसरी चीज़ ये थी, मैंने आपके सपोर्ट के लिए बोला था, बोला सर सपोर्ट के लिए मत बोलो, हमसे ना हो पाया, कोई बात नहीं, जिनसे होगा उनके लिए बोला है, जिनसे नहीं होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा चीज़ों को स्मूथली और कर सकूँ, ताकि आपको थोड़ा सा सपोर्ट होगा। थोड़ा भी अगर सब लोग कंट्रीब्यूट करते हो तो मैं सोच रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड ही ले लेते हैं एक साथ, क्लियर है ना। डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे, धमाकेदार लेक्चर के बाद क्वेश्चन, इसी तरह चलेगा सिक्वेंस कि एक लेक्चर फिर उसके क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन अच्छे, सारे कंसेप्ट उसी के साथ कवर हो जाए, क्लियर है ना। अभी तो थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन हम कर नहीं पाते ज़्यादा, क्योंकि उसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्लियर है ना। तो हमारा मेन मोटो ये रहेगा कि टाइम को कम से कम, क्या है, टाइम को कम से कम टाइम में हमको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करना है। जैसा कि आपने देखा होगा, मिटाने में भी समय लगता है और चीज़ों को बार बार मिटा के लिखने में समय लगता है, हम एक साथ नहीं कर पाते। डिजिटल बोर्ड हमारे पास रहेगा तो हम क्या कर सकेंगे, सीधा जो भी स्लाइड की ज़रूरत होगी वो पीछे से देख लिया करेंगे, और हम वहीं से क्या करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। उसमें मिटाने के लिए टाइम हमारा बच जाएगा। जैसे 1 घंटे में अभी हमारा जितना कंटेंट कवर होता है तो वो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो कम समय में ज़्यादा कंटेंट कवर कर सकते हैं, क्लियर है ना। बाकी मैं ये भी कर सकता था, बट उसमें मज़ा नहीं आता कि पहले लिख दूँ थ्योरी वगैरह, फॉर्मूले वगैरह उनको समझाऊँ, उसमें मज़ा नहीं आता। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो मज़ा कुछ अलग ही है, फीलिंग ही कुछ अलग आती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। तो इतना सबको क्लियर है। बाकी जिसको सपोर्ट करना है कर सकता है, मैं गूगल पे का मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहाँ पे जिसको भी जितना करना है कर सकता है। कोई भी उसके लिए फिक्स अमाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फीस नहीं है, इसकी कोई फीस नहीं है, सारे सब्जेक्ट की कोई फीस नहीं है। वो सिर्फ इसलिए ताकि और थोड़ा सा स्मूथली चीज़ें हो सकें, क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है। तो आज पढ़ते हैं हम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ये वाले एग्जाम है हमारे, इनके लिए आप क्या कर सकते हो, लेक्चर देख सकते हो, आराम से सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, कंसेप्ट समझ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस के बारे में। किसके बारे में? टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, बहुत शानदार कंसेप्ट है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, बहुत बढ़िया। सबसे पहली चीज, 2 वर्ड आ रहे हैं, शियर और टॉर्सनल। टॉर्सनल का मतलब ये है कि टॉर्क लग रहा होगा, एक लोड होगा, जो हमने पहले डिस्कस किया था। वो लोड को बोलते थे ट्विस्टिंग मूवमेंट, और वो हमेशा पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन लगता है। कि ऐसा कपल जो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन हो और परपेंडिकुलर टू द क्या हो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो, ऐसे कपल को हम बोलते हैं क्या, ट्विस्टिंग कपल या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट, क्लियर है ना। इसकी वजह से, जैसे मान के चलो ये कोई मेरे पास शाफ्ट है और हम पढ़ेंगे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इन शाफ्ट। शाफ्ट के केसेज में पढ़ते हैं ज़्यादातर, क्यों पढ़ते हैं वो भी बताऊंगा, इन शाफ्ट, क्लियर है ना। तो शाफ्ट एक ऐसी डिवाइस है जो पावर ट्रांसमिट करने काम आती है, और पावर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पावर होता है टॉर्क इनटू ओमेगा। तो टॉर्क जिस शाफ्ट में लग रहा होगा, कुछ स्पीड से घूम रहा होगा, तब पावर ट्रांसमिट करेगी। इसका मतलब ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इन शाफ्ट में क्यों पढ़ा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन शाफ्ट का क्या है, टॉर्क प्रोड्यूस करने, टॉर्क को ट्रांसमिट करने काम आता है, मींस पावर को ट्रांसमिट करने काम आता है। इसीलिए यहाँ पे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस हमको ऑब्जर्व होती है, क्लियर है ना। ये जरूरी नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये भी हो सकता है कि शाफ्ट में वो बेंडिंग मूवमेंट भी लगा दे, टॉर्क भी लगा दे, एक्सियल लोड भी लगा दे और ट्रांसवर्स शियर लोड भी लगा दे। वो जानना चाहता है फिर कंसेप्ट,
क्लियर है ना। बट डेली लाइफ में अगर हम देखा जाए तो डेली लाइफ में जो हमारे शाफ्ट होते हैं वो पावर ट्रांसमिट करने काम आते हैं, तो वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है और टॉर्क की वजह से टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आती है। इसीलिए हमको जरूरत पड़ गई ये निकालने की कि कितनी शियर स्ट्रेस उस पर आनी चाहिए, इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस, ताकि वो फेल ना हो जाए। परमिसिबल से हमें उसे सेव करना है। अभी हम थ्योरीज ऑफ फेलियर आगे पढ़ने वाले हैं, वो डिजाइन क्राइटेरिया है, वहाँ पे कुछ फेलियर की थ्योरीज हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मटेरियल को सेव करते हैं। तो वहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे, मज़ा आ रहा है। पहले हम सारी स्ट्रेस तो पढ़ लें। अभी हमारी लास्ट स्ट्रेस बची है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। इससे पहले हमने सारी स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर ली हैं, कैलकुलेट करना सीख गए कि कोई भी लोड अगर लगाए उसकी वजह से स्ट्रेस क्या आएगी। एक्सियल लोड की वजह से एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग मूवमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस, ट्रांसवर्स शियर लोड की वजह से ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, और टॉर्सनल या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आने वाली है। और इसको टॉर्सनल क्यों बोला है, ट्विस्टिंग की वजह से आ रही है। शियर क्यों बोला है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है। इतना सबको क्लियर होगा, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहाँ पे एक टॉर्सन की इक्वेशन आती है, उसको हमें समझना है क्या होती है और उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं, उनका हमको सिग्निफिकेंस समझना है। बहुत मजा आने वाला है, इधर देखते रहो। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना सब, नहीं बैठे हो तो पहले से क्या करो, पॉज करो, कॉपी पेन उठा लो, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सही है। मैं बात कर रहा हूं कि सर एक टॉर्सनल इक्वेशन है, टॉर्सनल इक्वेशन, टॉर्सन इक्वेशन क्या होती है उसको समझते हैं पहले। इधर देखो, एक बेंडिंग इक्वेशन थी, उसी के सिमिलर है। क्या है कि सर T अपॉन J इज इक्वल टू टाउ अपॉन R इक्वल टू G थीटा अपॉन L। इनके प्रूफ भी हैं, बट प्रूफ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, इसीलिए हम करा नहीं रहे। टाइम वेस्ट होगा फालतू का, कराने को तो करा सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अभी हमारे एग्जाम भी नज़दीक आ रहे हैं, तो हम बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जो हमारा एग्जाम पे फोकस है उसके हिसाब से हम चीज़ों को कवर करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या कर सकें, अटैम्प्ट कर सकें। बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी पहले उसको लिख लेते हैं, फिर इसकी हम एनालिसिस करेंगे क्या हो क्या रहा है, ठीक है। टी जो है, टी का मतलब है ट्विस्टिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट अप्लाइड, और इसे बोल सकते हैं टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क अप्लाइड। क्लियर है ना। यूनिट सब जानते हैं, अंदाज बता देगा, न्यूटन मीटर होगी। बहुत बढ़िया, ये न्यूटन मीटर है, लेकिन हमारी डायमेंशन एमएम में चलती है, याद रखना। 100 में एमएम में चलती है, तो न्यूटन मीटर को न्यूटन एमएम में अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत बढ़िया। जे क्या है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। बहुत बढ़िया। इसकी यूनिट जो होगी क्या होगी, mm की पावर 4 होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टाउ क्या है, ये है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस एट अ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, एट अ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी भी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है, वो है। आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ सरफेस या फिर डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम द पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस से मेजर करेंगे यहाँ, पोलर एक्सिस। अभी बताऊंगा कौन सी डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम द पोलर एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। उसके बाद जी, इसको बोलते हैं शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, और इसी का दूसरा नाम क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसकी यूनिट सब जानते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी और मेगा पास्कल। सॉम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है और मेगा पास्कल। सॉम में जो देता है वो हमको चेक करनी है। थीटा, थीटा होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। अगर मैं टॉर्क लगाऊंगा तो कितना ये ट्विस्ट करेगा, मीन्स इधर देख लो कि जैसे ट्विस्ट ये तभी कर सकता है जैसे ये साफ्ट है, इस पर मैं टॉर्क लगा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ से फिक्स नहीं किया, इधर देखना, फिक्स नहीं किया तो जैसे टॉर्क लगाऊंगा ये घूम जाएगा, और अगर ये घूम गया तो इसमें कभी डिफॉर्मेशन आएंगे अंदर, बिल्कुल नहीं आएंगे। इसका मतलब ये बॉडी डिफॉर्मेबल ना होके डिस्प्लेस बॉडी हो जाएगी, अपनी पोजीशन से क्या है, घूम रही है आराम से मजे से, और जिंदगी भर घूमते रहेगी, कोई भी फेलियर नहीं आने वाला। वाह। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ फिक्स कर लिया, लो वेल्ड कर दिया, अब इसको घुमाऊंगा तो क्या ट्विस्ट आएगा, देखो आवाज़ भी आने लगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ट्विस्टिंग आ जाएगा। इसी को बोल रहे हैं कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहा है, ये चेक करें कहाँ पे कितना होगा। अभी देख लेते, थीटा को हम बात कर रहे हैं क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑन अ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एट एनी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है। एल क्या है, लेंथ ऑफ द शाफ्ट, लेंथ ऑफ द शाफ्ट।
साफ्ट की बात कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ द साफ्ट बोल दिया है। अगर साफ्ट की कोई और मेंबर बोल देता है और हम मेंबर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? जनरली हम साफ्ट में पढ़ते हैं इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहली चीज टी, ये अप्लाइड होगा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी मैं लिख देता हूँ सर्कुलर के लिए, सबको पता है वैसे। अगर मैं बात करता हूँ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, यही लिख लेना, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर, ये क्या है? सर्कुलर सॉलिड सर्कुलर साफ्ट, ठीक है? सॉलिड सर्कुलर साफ्ट, सॉलिड साफ्ट। क्लियर है ना? तो क्या होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? सब जानते हैं। पोलर एक्सिस कौन सी होती है हमारी? इसको हम आई जेड जेड भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज सेम है, कहीं जे देगा कहीं आई जेड जेड देगा। ये दोनों क्या है? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मींस पोलर एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से जानते थे, ये क्या होता है? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं जे लिख सकता हूँ। आई एस एक्स सब जानते हैं, पाई बाई 64 डी की पावर 4। अगर इसका क्या है? ये डायमीटर है, तो इस साफ्ट का क्या है? ये डायमीटर है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये भी सेम होता है, वाई वाई भी सेम होता है, पाई बाई 64 डी की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जे जो आएगा वो आ जाएगा पाई बाई 32 डी की पावर 4। और ये आ गया हमारा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? सॉलिड सर्कुलर साफ्ट का। होलो की बात करते हैं, इधर देख लो। होलो की भी अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? इधर देखते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मज़ा आने वाला है सबको। क्लियर है? इसको मिटाऊं मैं? बिल्कुल मिटा दूं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको हम एनालिसिस करेंगे। ये तो हो गया सॉलिड का। हम होलो का यहीं पे लिख देते हैं। होलो का क्या होगा? होलो साफ्ट। होलो साफ्ट सर्कुलर होगा 100% और कुछ इस तरह का होगा होलो। देखो दिखाई दे गया सबको? क्लियर है? ये होलो साफ्ट है। इसका ये डायमीटर है, ये कैपिटल डी मान लो, आउटर डायमीटर। और ये वाला डायमीटर क्या है? स्मॉल डी मान लो। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर हमें निकालना है तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा जे क्या होगा? पाई बाई 32 कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4, ये होता है। ठीक है, अगर मैं कैपिटल डी को बाहर निकालता हूँ तो हम ये भी लिख सकते हैं पाई बाई 32 कैपिटल डी को बाहर निकाला डी की पावर 4, क्या मैं 1 माइनस डी अपॉन डी की पावर 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और सिंस डी अपॉन डी इज एनी कांस्टेंट, इसको के से इंडिकेट कर दो, विच इज लेस देन क्या होगा? 1 होगा। अंदाज ही बता देगा क्योंकि ये छोटा है, ये क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ? जे इक्वल टू पाई बाई 32 डी की पावर 4 1 माइनस के की पावर 4, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया किसका? होलो साफ्ट का, होलो सर्कुलर साफ्ट। ये सॉलिड सर्कुलर साफ्ट, ये हमने देख लिया। क्लियर है? और बाकी क्या है? रेडियस वगैरह देख लिया। अब मैं इसको टॉर्सन की थ्योरी से मैं दो चीज़ें लिख रहा हूँ, उन दोनों चीज़ों को प्रूव भी करेंगे। इधर देखना, अकॉर्डिंग टू टॉर्सन थ्योरी। ये सबको क्लियर है? सबको ये इक्वेशन क्लियर है? इसकी एनालिसिस भी करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी है। इस इक्वेशन को क्या कर लो? नोट डाउन कर लो। बाकी में टॉर्सन की थ्योरी से हमारे पास दो रिजल्ट निकल के आते हैं। वो रिजल्ट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट हैं, उनको समझना है कैसे आए। इधर देखो, इसको मिटा दिया। चलो मैं लिख रहा हूं, ये जो इक्वेशन थी, ये टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। बहुत बढ़िया। इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो याद रखनी। कंडीशंस क्या क्या है? फर्स्ट कंडीशन कि हमारा जो साफ्ट है, साफ्ट शुड भी क्या होना चाहिए? सर्कुलर, सर्कुलर एंड प्रिज्मेटिक। पहली कंडीशन तो ये है, साफ्ट शुड बी सर्कुलर एंड प्रिज्मेटिक। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होना चाहिए और क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम साफ्ट शुड बी सर्कुलर एंड प्रिज्मेटिक। इस कंडीशन के लिए ये वाले रिजल्ट प्रूफ हुए। दूसरा, साफ्ट जो होगा अंडर प्योर टॉर्सन होगा। साफ्ट शुड बी अंडर प्योर टॉर्सन। तो प्योर टॉर्सन के केस में हमने इस इक्वेशन को क्या किया है? डेवलप किया है या फिर ड्राइव किया है। बिल्कुल क्लियर है? मींस ओनली ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा होगा, कोई और लोड नहीं होगा। तीसरा, साफ्ट शुड बी ऑफ सेम मटेरियल। साफ्ट शुड बी ऑफ सेम मटेरियल। और हम ये बोल सकते हैं क्या होना चाहिए?
होमोजीनियस होना चाहिए। जी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी हर जगह, होमोजीनियस। जी क्या होगा, सेम होगा हर जगह। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इन 3 कंडीशन के लिए हमने इस इक्वेशन को क्या किया था, ड्राइव किया था, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई इन 3 कंडीशन के लिए डायरेक्टली है, डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर लेकिन ये 3 कंडीशन में से कुछ डिफरेंट कंडीशन दे देती है तो इस तरह से नहीं निकाल के हम फिर स्टार्टिंग से क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। इधर देख लो, ठीक है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, टॉर्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू टॉर्सन थ्योरी, कहाँ से आ रहा है ये भी बताएंगे। अकॉर्डिंग टू टॉर्सन थ्योरी, जो हमारा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, या फिर ये शियर स्ट्रेस हुआ कॉमा शियर स्ट्रेन हुआ कॉमा शियर एंगल हुआ, शियर एंगल को वहां शियर स्ट्रेन बोल लेते, याद हो तो किसी को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं, आर होते हैं, जो हमारी डिस्टेंस पोलर एक्सिस से बताई थी किसी भी फाइबर की। क्लियर है ना। ये अभी मैं बताऊंगा कहां से आ रहा है। पहला तो ये थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट निकल के आता है। दूसरा जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है हमारा, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या बोलते हैं, इसे थीटा बोलते हैं। यहाँ पे शियर एंगल क्या होगा, फाई होगा, इसी को शियर स्ट्रेन भी बोल देते हैं। ये एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ द शाफ्ट होगा। ये जो 2 रिजल्ट निकल के आए हैं, जो 2 रिजल्ट हमने लिखे हैं, ये कहाँ से निकल के आए हैं, इसके लिए मैं इंडिविजुअल 2 डायग्राम बनाऊंगा, उन चीज़ों को समझना है। क्या इतना क्लियर है। ये थ्योरी क्या बोलती है कि शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, शियर एंगल किस पे, आर पे डिपेंड कर रहा है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ एल होगा। यहाँ क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एल, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द शाफ्ट एल। यहां पे अगर ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। क्लियर है ना। अब सबसे बड़ी बात ये आ गई, सर इसी पे डिपेंड क्यों कर रहा है, इस पे इंडिपेंडेंट क्यों कर रहा है ये शियर एंगल, और ये एंगल ऑफ ट्विस्ट लेंथ पे क्यों डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे क्यों इंडिपेंडेंट है, इसको हमें समझना है। इसके लिए मैं 1 बाय 1 दोनों केस ले रहा हूँ। क्लियर है ना। ये थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें निकल के आता है, तो मैं इसलिए पहले लिख लिया हूँ रिजल्ट। अभी मैं दोनों केस लूंगा 1 बाय 1, डायग्राम से समझेंगे। पहला केस ये है, इफेक्ट ऑफ आर देखते हैं हम, क्या है, इफेक्ट ऑफ रेडियस देखेंगे किस पे, शियर एंगल और एंगल ऑफ ट्विस्ट पे। इधर देखना, बहुत बढ़िया। मैं रेडियस का इफेक्ट देखना चाहता हूं, शियर एंगल और एंगल ऑफ ट्विस्ट पे क्या आएगा। इधर देखो कि पहला केस, इफेक्ट ऑफ रेडियस, जिसे मैं आर बोल रहा हूं, ऑन शियर एंगल एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा, और ये क्या है, शियर एंगल क्या था, फाई। पहले शियर एंगल और एंगल ऑफ ट्विस्ट को समझना है, उसके बाद हम इनके इफेक्ट देख पाएंगे। इधर देखना, तो सबसे पहले अभी मैंने बोला था कि अगर मुझे इसे ट्विस्ट कराना है तो एक जगह पे फिक्स करना पड़ेगा, दूसरे एंड से फ्री एंड से टॉर्क लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। मैं एक मेंबर ले रहा हूँ, मेंबर को काट के दिखा रहा हूँ। इधर देखना, कुछ इस तरह का मेंबर है, ये इसकी पोलर एक्सिस है, ये इसकी पोलर एक्सिस सबको नजर आ रही है, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट है। मैंने इसको क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, फिक्स पॉइंट। इसको किसी ओ से इंडिकेट कर लो, और यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिया इसको O1, ये क्या है, फ्री एंड। ये कौन सा एंड है, फ्री एंड। क्लियर है ना। ये फिक्स एंड है, ये फ्री एंड है, या फिक्स पॉइंट बोल दो, फ्री पॉइंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना। अब इसको मैं ट्विस्ट करूँगा, तो कैसे ट्विस्ट करेंगे, इधर देखना। ये कुछ हमारा सर्कुलर शाफ्ट बना रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ट्विस्टिंग दिखा रहा हूं, ये थोड़ा टेढ़ा करके, ये कुछ इस तरह से ट्विस्ट हो रहा होगा, देखते रहो। देखो दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। ये जो है पोलर एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, पोलर एक्सिस। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कौन सी एक्सिस है, पोलर एक्सिस। बहुत बढ़िया। इसी पोलर एक्सिस से रेडियल डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, तो ये इसका सरफेस है, ऐसे सर्कुलर दिखाई दे रहा होगा। मैंने एक हिस्सा काटा, इधर देख लो, ये विजुअलाइज करना कि ये सर्कुलर है, इसका मैं एक हिस्सा काटा, जब ट्विस्ट हो रहा होगा तो कुछ इस तरह का ट्विस्टिंग दिखाई दे रहा होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो एंगल है ये क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ये क्या, थीटा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर है, ठीक है।
उसके बाद ये जो है, ये जो एंगल होगा इसको बोलते हैं फाई, शियर एंगल। ये कौन सा एंगल है? शियर एंगल, शियर एंगल। और ये जो है थीटा, ये क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। बहुत बढ़िया, एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब मैं रेडियस का इफेक्ट देखना चाहता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं ये तो शाफ्ट की क्या होगी? लेंथ होगी। अंदाज बता देगा ये क्या है? लेंथ है शाफ्ट की, लेंथ ऑफ द शाफ्ट। क्लियर है? रेडियस हम कहां से मेजर करेंगे? यहां से मेजर करेंगे। इसको ओ पॉइंट बोल लेते। ये पोलर एक्सिस से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कैपिटल आर है। कैपिटल आर मतलब कंप्लीट रेडियस है। अगर मैं किसी भी डिस्टेंस पे जाता हूँ, लो एक छोटे से आर पे जा रहा हूँ, छोटे से आर पे मुझे चेक करना है, यहाँ से यहाँ तक गया कि स्मॉल वैल्यू ऑफ आर पे मैं चेक करना चाहता हूँ, तो क्या स्मॉल वैल्यू ऑफ आर पे मैं ड्रॉ कर लूँ डायग्राम? लो ये कर दिया ड्रॉ। क्लियर है? और यहाँ पे देखूंगा तो ये ट्विस्ट ऐसे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? एंगल ऑफ ट्विस्ट। और यहाँ से हमने जब ऑब्जर्व किया तो क्या इस तरह का नज़र आ रहा है? क्या इतना क्लियर सबको? इसको ब्लू से बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखते रहना। इस स्मॉल रेडियस पे मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि रेडियस का इफेक्ट देख रहे हैं ना, क्या होगा? इस तरह का नज़र आ रहा है सबको। लो क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और ये जो एंगल है, ये इस एंगल को तो हम क्या बोल रहे थे? फाई 1 बोल दूँ मैं, फाई 1। क्या इतना क्लियर है? ये जो एंगल है ये क्या आ गया? फाई 1 आ गया, या फाई डैश बोल दो, फाई 1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल आर पे मैं देख रहा हूँ फाई 1 कम नज़र आ रहा है, इससे बिल्कुल कम नज़र आ रहा है फाई से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी रेडियस पे जाता हूँ, यहाँ पे कोई रेडियस थी, कोई पॉइंट मान लो एक्स पॉइंट, अगला पॉइंट मानूंगा वाई पॉइंट, अगला पॉइंट मानूंगा जेड पॉइंट, अगला पॉइंट मान लूँगा कुछ और पॉइंट। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई ऑफ एक्स जो है वो लेस देन है किससे? फाई ऑफ वाई से। इज लेस देन क्या है? फाई ऑफ जेड से। बहुत बढ़िया, क्या तरह क्लियर है? इसका मतलब मैं रेडियल डिस्टेंस मूव कर रहा हूं तो फाई की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। बहुत बढ़िया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हम ये भी बोलते हैं आर ऑफ एक्स इज लेस देन क्या है? आर ऑफ वाई इज लेस देन क्या है? आर ऑफ जेड। यहां पे लिख दो चाहे सिंस। क्या इतना क्लियर? तो हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल देंगे कि जो फाई होगा वो क्या है? आर पे डिपेंड कर रहा है। फाई इज अ फंक्शन ऑफ आर, मीन शियर एंगल इज डिपेंड ऑन रेडियस। शियर एंगल इज डिपेंड ऑन रेडियस। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं देखना चाहता हूं क्या हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट रेडियस पे डिपेंड कर रहा है क्या? बिल्कुल देखना चाहते हैं। जब मैंने यहां पे देखा तो यहां पे जैसे ही मैं देखने गया तो यहां पे जो थीटा है, यहां पे थीटा ले लो, थीटा 1, यहाँ पे जो थीटा है, क्या दोनों बराबर नहीं सेम दिखाई दे रहा है एंगल ऑफ ट्विस्ट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं देखता हूँ कि थीटा ऑफ एक्स क्या? थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा ऑफ वाई इक्वल टू क्या? थीटा ऑफ जेड, सिंस आर एक्स इज लेस देन आर वाई इज लेस देन आर जेड। क्लियर है ना? तो थीटा क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ आर। हम ये बोल देंगे थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ऑफ आर मीन्स रेडियस पे एंगल ऑफ ट्विस्ट डिपेंड नहीं कर रहा, रेडियस पे सिर्फ शियर एंगल डिपेंड कर रहा है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां से बोल देंगे कि फाई जो है, फाई डिपेंड ऑन रेडियस, मीन्स शियर एंगल डिपेंड ऑन रेडियस, बट थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। मीन्स हर वैल्यू पे देख लो थीटा की वैल्यू क्या है? सेम है। कहीं भी देख लो हर जगह थीटा की वैल्यू क्या है? ये थीटा लिख दो, चाहे हर जगह थीटा क्या है? सेम। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। अब हम देखना चाहते हैं, हमने तो इफेक्ट ऑफ रेडियस देखा, रेडियस देख लिया, अब मैं देखना चाहूंगा लेंथ का इफेक्ट। फिर मैं लेंथ पे देखूंगा, लेंथ का इफेक्ट देखना चाहूंगा तो दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या इतना क्लियर सबको? यहां तक क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। हमको यहां से एक कंक्लूजन पता चल गया कि शियर एंगल रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। शियर एंगल क्या कर रहा है? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, बट एंगल ऑफ ट्विस्ट रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहां से हमको क्लियर पता चल गया। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं दूसरा देखना चाहता हूं, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन शियर एंगल एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट। लो क्या मिटा दूं? बिल्कुल मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब इफेक्ट ऑफ लेंथ देखेंगे ऑन शियर एंगल एंड इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन शियर एंगल एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। बहुत बढ़िया, इधर देखते रहना। अब मैं लेंथ पे देखूंगा, लेंथ पे शियर एंगल की वैल्यू क्या आ रही है? चेंज हो रही है कि नहीं हो रही?
और एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखना है हमको। इधर देखो डायग्राम फिर से बनाएंगे कि ये तो हमारी थी पोलर एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये क्या थी? पोलर एक्सिस, ठीक है, हमने बना ली। और यहाँ पे जो एंड था ये कौन सा था? फिक्स एंड था, फिक्स्ड एंड। और यहाँ पे जो है ये कौन सा है? फ्री एंड। तो स्टिक करेंगे यहाँ से फ्री एंड। और यहाँ से यहाँ तक की जो कंप्लीट लेंथ है वो तो सब जानते हैं क्या? एल है। बहुत बढ़िया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा डायग्राम कुछ इस तरह का था, देखते रहना। और जब हमने ट्विस्ट किया तो कुछ ये रिजल्ट नजर आया। क्या इतना क्लियर है? ये ट्विस्ट करने के बाद हमको नजर आ रहा है, ठीक है। इसको हमने बोला था ये क्या है? थीटा, सब जानते हैं। ये एंगल क्या है? फाई, सबको पता है, अभी बताया था, शियर एंगल। ये क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब मैं देखना चाहता हूं यहां से यहां तक की टोटल रेडियस आर है। आर का इफेक्ट तो देख ही नहीं रहे, आर का हम इफेक्ट देख चुके हैं। ये टोटल रेडियस क्या है? इसकी शाफ्ट की होगी टोटल रेडियस आर, कैपिटल आर लिया है, ये कंप्लीट रेडियस है, क्लियर है ना। अब मैं लेंथ पे देखना चाहता हूं तो मैं यहां पे कोई पॉइंट ले लूं, कोई एक पॉइंट ले लूं, लो इसको पॉइंट को एम पॉइंट मान दो। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है क्या मैं बोल दूं? एल एम होगी, मतलब डिफरेंट लेंथ के लिए देख रहे हैं ना, ठीक है। और यहां पे मैं चेक करना चाहता हूं तो क्या ये इस तरह का दिखाई देगा? ये फाई को यहां ड्रॉ कर दें, कोई दिक्कत नहीं, सेम है हर जगह, फाई क्या है? सेम, इधर देखो। और ये क्या हमारा? फाई। देखते रहे ना, डायग्राम क्लीन, नीट एंड क्लीन बनाना ताकि चीज़ें समझ आए। इस पॉइंट पे मैं देखना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे क्या ये इस तरह का नज़र आ रहा होगा ट्विस्टिंग? ये सेम पैरेलल टू द, और यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ क्या इतना क्लियर है? और ये हमारा कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, यही है ना, सबको क्लियर है? इधर देखो, क्या ये थीटा और यहाँ पे जो थीटा आएगा इसको मैं बोल सकता हूँ ये थीटा की जो वैल्यू है क्या थीटा ऑफ एम होगी? यहाँ थीटा ऑफ क्या होगी? एम। एम पॉइंट पे देख रहे हैं ना, ये थीटा अंदाज बता देगा ये वैल्यू इससे कम है तो मैं तुरंत बोल दूंगा एल एम इज लेस देन क्या है? एल, तो थीटा एम क्या है? लेस देन कंप्लीट थीटा है। बहुत बढ़िया। क्या मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँगा एन, यहाँ पे कोई पॉइंट लूँगा क्या? ओ, यहाँ पे कोई पॉइंट लूँगा क्या? पी। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है थीटा भी बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ थीटा कम था, यहाँ पे और कम दिखाई देगा, क्लियर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सिंस एल एम इज लेस देन क्या है? एल एन इज लेस देन एल ओ इज लेस देन एल पी इज लेस देन कंप्लीट एल, देयरफॉर क्या थीटा ऑफ एम इज लेस देन थीटा ऑफ एन इज लेस देन थीटा ऑफ ओ इज लेस देन थीटा ऑफ पी इज लेस देन थीटा। क्या इतना क्लियर है? क्या इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि थीटा इज डिपेंडेंट ऑन क्या है? लेंथ। मीन्स एंगल ऑफ ट्विस्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट इज डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द शाफ्ट, क्लियर है ना, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द शाफ्ट हम लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लेंथ के साथ मैं ये देखना चाहता हूँ क्या फाई भी चेंज हो रहा है क्या? देख लो। अगर इस पॉइंट पे मैं देखना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे फाई देखना चाहता हूँ, ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट है ना एम पॉइंट, इस पे फाई की वैल्यू सेम नहीं नजर आ रही क्या? बिल्कुल नजर आ रही है। देखो इस पॉइंट पे देख लो, कहीं भी देख लो, फाई तो क्या है? हर जगह सेम है ना। अगर मैं फाई वन देखना चाहता हूँ, फाई वन इक्वल टू फाई है, यहाँ पे भी देखना चाहता हूँ, यहाँ पे भी फाई क्या होगा? सेम होगा। हर जगह देखो फाई क्या दिखा रहा है? सेम दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं फाई वन या फिर फाई एम बोल दो, यहाँ क्या बोल दो? फाई एम इक्वल टू क्या है? फाई एन इक्वल टू क्या है? फाई ओ इक्वल टू फाई पी इक्वल टू फाई। ये हमारा फाई क्या है? हर जगह सेम है। इवन लेंथ ऑफ एम क्या है? लेस देन लेंथ ऑफ एन, सिंस लेंथ ऑफ एम, लेंथ ऑफ ओ, लेंथ ऑफ पी, लेंथ ऑफ एल, क्लियर है ना। बट हमारा फाई की वैल्यू क्या है? सेम है। सीयर एंगल क्या है? सेम है। इसका मतलब हम यहाँ से बोल देंगे कि सीयर एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ द शाफ्ट। क्या इतना क्लियर है? तो हमको यही कंक्लूजन देखना था। हमने जो 2 पॉइंट लिखाए थे वो सबको क्लियर हो गए होंगे कि मैंने बोला यहाँ पे ले लेना एन पॉइंट, ओ पॉइंट, यहाँ पे भी देख रहे हैं
पी पॉइंट, हर जगह क्या है फाई सेम है, फाई एन, फाई ओ, फाई पी, हर जगह क्या है ये वैल्यू सेम है और ये किसके बराबर है, फाई के बराबर है। क्या इतना क्लियर है? हमको दो चीज़ें क्लियर हो गई। हमने ये थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा, टॉर्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि जो सीयर एंगल है वो फंक्शन ऑफ क्या है, आर है, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस पे डिपेंड करता है। क्लियर है? लेंथ से उसका कोई लेना देना नहीं है। और मैं एंगल ऑफ ट्विस्ट की बात करता हूं तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लेंथ है, उसका रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करना चाहता हूं, क्या सर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करना चाहता हूं, मैं मैक्सिमम वैल्यू सीयर एंगल की देखना चाहता हूं, इसका मतलब सीयर एंगल इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस, तो इसका मतलब कि मैक्सिमम रेडियस पे सीयर एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी। देखो यहां सबसे ज्यादा सीयर दिखाई दे रहा है, दे रहा कि नहीं दे रहा? और जब मैंने नीचे रेडियस ली थी वहां कम हो गया था, ऊपर ले रहा था थोड़ा बढ़ रहा था। तो इसका मतलब सीयर एंगल, सीयर स्ट्रेन, सीयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द शाफ्ट होगी, क्योंकि ये सरफेस है ना शाफ्ट का, देखो कंप्लीट रेडियस है ना, पोलर एक्सिस है यहाँ। बहुत बढ़िया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीयर एंगल, सीयर स्ट्रेन एंड सीयर स्ट्रेस, सीयर एंगल, सीयर स्ट्रेन एंड सीयर स्ट्रेस विल बी एट द सरफेस ऑफ द शाफ्ट। क्लियर है ना? मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मैं बात करता हूं एंगल ऑफ ट्विस्ट मैक्सिमम कहां होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट विल बी मैक्सिमम फार अवे फ्रॉम द फिक्स एंड। देखो क्या मैं बोल सकता हूं, एट द फ्री एंड, तो फ्री एंड पे मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, एंगल ऑफ ट्विस्ट की। जो लेंथ सबसे मैक्सिमम कहां है, फ्री एंड की। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कंक्लूजन अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। लो मिटा दूं इसको, बिल्कुल मिटा दो सर, कोई बात नहीं। लो इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, नोट करके कंक्लूजन। ये भी जो हमने लिखा है इसका कंक्लूजन क्या है, फॉर अ solid circular and prismatic shaft under pure torsion, first point कि angle of twist is directly proportional to L and independent on radius of the shaft, क्या इतना क्लियर है? ठीक है, कॉमा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट will be at the free end of the shaft, which is far away from the fixed end, क्या इतना क्लियर सबको? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट की कहाँ होगी, एट द फ्री एंड ऑफ होगी। और ये याद रखना हमेशा, एट द फ्री एंड। क्यों? क्योंकि ये फार अवे कहाँ से, फिक्स एंड से, क्योंकि इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। जहाँ सबसे ज़्यादा लेंथ होगी वहीं एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। बहुत बढ़िया, क्लियर है। सेकंड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ ट्विस्ट तो लिख लिया ना, क्या सीयर एंगल कॉमा सीयर स्ट्रेन एंड सीयर स्ट्रेस are directly proportional to radius of the shaft and these are independent on length, these are independent on length of the shaft, that is L, and the maximum value of क्या, shear stress comma shear strain and shear angle will be at the maximum
डिस्टेंस फ्रॉम द पोलर एक्सिस, फ्रॉम द पोलर एक्सिस दैट इज एट द सरफेस ऑफ शाफ्ट, एट द सरफेस ऑफ शाफ्ट मीन्स शाफ्ट के सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, शियर स्ट्रेस की बात करो, चाहे शियर एंगल की बात करो, चाहे शियर स्ट्रेन की बात करो। ये हमको क्लियर हो गया, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट बात करते हैं हम क्या, कि फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन की बात करता हूं कि मैं एक क्रॉस सेक्शन खींचता हूं कहीं पे, तो वहां पे एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन, इसको मिटा दूं, बिल्कुल मिटा दूं। तीसरा पॉइंट, for a given cross section the angle of twist is constant। इसका मतलब क्या है, इधर समझो, एंगल ऑफ ट्विस्ट इज कांस्टेंट। क्या इतना क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलो ये शाफ्ट है, इधर देखना ये शाफ्ट है, बहुत बढ़िया। अगर ये शाफ्ट है तो मैं एक क्रॉस सेक्शन काटता हूँ कहीं बीच में, यहाँ मीन्स मैंने इस क्रॉस सेक्शन पे देख रहा हूँ आधी लेंथ पे, तो यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। जब तक लेंथ चेंज नहीं होगी तब तक एंगल ऑफ ट्विस्ट चेंज नहीं होगा। तो इस क्रॉस सेक्शन पे हर जगह एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा, सेम होगा। जैसे फ्री एंड पे एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू थीटा थी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ θ1 होगी, यहाँ पे θ2 होगी। इस तरह से अगर मैं किसी भी क्रॉस सेक्शन को काट के देखता हूँ, किसी भी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन पे देखता हूँ, तो वहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बिल्कुल 100% होगी, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? तो ये हमने कंक्लूजन देख लिए। अब मैं एनालिसिस करूँगा वो टॉर्सन इक्वेशन का एनालिसिस, इधर देखते रहना, इसको मिटा रहे हैं, अब उसका एनालिसिस करेंगे। एक मिनट रुकना, इसमें मार्कर में इंक खत्म हो गई है, इंक भर लेते हैं। अभी एंगल ऑफ ट्विस्ट का एनालिसिस करेंगे। अब करेंगे टॉर्सनल इक्वेशन का हम एनालिसिस। क्या होता है टॉर्सनल इक्वेशन के जो भी टर्मिनोलॉजी हैं, उनके क्या सिग्निफिकेंस है, उनसे क्या निकल के आता है, वो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो इधर देखना, हम जानते हैं टॉर्सन इक्वेशन ये होती है, टॉर्सन इक्वेशन। क्या टॉर्सन इक्वेशन है, T/J τ/r इज इक्वल टू gθ/L। बहुत बढ़िया, इसके टर्मिनोलॉजी सबको पता है। इसको मैं टर्म को मान रहा हूँ ए टर्म, इस पूरे टर्म को मान रहा हूँ बी टर्म, और ये वाला जो टर्म है इसको मान रहा हूँ सी टर्म। ठीक है, इसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं हम। एनालिसिस ऑफ क्या, एनालिसिस ऑफ टॉर्सन इक्वेशन। क्लियर है? और एनालिसिस करने जाएंगे तो मैं ए को इक्वल टू बी मान के देख रहा हूँ। पहले क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों टर्म को इक्वेट करके देख रहा हूँ। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये जो टर्म आएगा, क्या मैं इसको τ/r इज इक्वल टू T/J लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या मैं τ इज इक्वल टू मैं T/r/J लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मीन्स किसी भी क्रॉस सेक्शन पर एट एनी रेडियस r मैं यहाँ से टॉर्सनल शियर स्ट्रेस निकाल सकता हूँ। हम यहाँ से निकाल सकते हैं टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कैन फाइंड, यहाँ पे लिख लेना, कैन फाइंड टॉर्सनल शियर स्ट्रेस at any radius r, at any radius r on a plane of cross section of the shaft, of the shaft। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। if when t is given, t क्या है, ट्विस्टिंग मूवमेंट इज गिवन। ट्विस्टिंग मूवमेंट अगर हमको दे रखा है तो मैं किसी भी रेडियस पे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन को बोल दो 1, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। क्यों मैं चाहता हूँ मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है। बहुत बढ़िया। अभी भी हमने बोला था शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस चाहिए, ये तो कांस्टेंट है, टॉर्क अप्लाई होगा, जे कांस्टेंट होगा, तो क्या मैं टाउ मैक्स लिख सकता हूँ? टाउ मैक्स जो होगा कब होगा, टी इंटू आर की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। अभी हमने बोला था सरफेस पे होगी, तो मैं कैपिटल आर लिख दूँ अपॉन जे। बहुत बढ़िया। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, टाउ मैक्स इक्वल टू T/J/r लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये J/r जो है, सिंस ये J/r इक्वल टू क्या होता है, ZP, और इसी को बोलते हैं पोलर सेक्शन मॉडुलस। वहाँ पे हमने पढ़ा था सेक्शन मॉडुलस पढ़ा था, और यहाँ पे क्या है, पोलर सेक्शन मॉडुलस। क्या इतना क्लियर है? तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा T/ZP। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस की अगर मुझे चाहिए तो मैं इक्वेशन 2 लिख दूँ इसे, कोई दिक्कत नहीं।
तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्सनल शियर स्ट्रेस at a plane of cross section when twisting moment T is given। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसी भी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की, तो ट्विस्टिंग मूवमेंट अगर गिवन है तो मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। क्लियर है ना। तो ZP क्या है, पोलर सेक्शन मॉडुलस है, और हम ZP को यहां से ये भी लिख सकते हैं कि ZP इक्वल टू क्या होगा, J/R है ना। बहुत बढ़िया। और J क्या है, हमने अभी देखा पाई बाई, अगर मैं सर्कुलर शाफ्ट की बात करता हूँ, सर्कुलर शाफ्ट की, तो क्या था पाई बाई 32, D की पावर क्या था 4 था, और डिवाइड बाई रेडियस क्या हो जाएगा D/2 हो जाएगा। बहुत अच्छे। D से इसको चीर दो 3 टाइम्स, तो मैं ZP लिख दूंगा किसके लिए, सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट के लिए। क्या आएगा, पाई/16 DQ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आ गया हमारा सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या, पोलर सेक्शन मॉडुलस। क्या मैं पोलर सेक्शन मॉडुलस किसके लिए निकाल सकता हूँ, फॉर होलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए। होलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए पोलर सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होता है, ZP लिख देंगे हम किसके लिए, होलो के लिए। इधर देखते रहना, ये क्या हमारा होलो शाफ्ट है, सबको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है। तो क्या होगा कि Z बता दो होलो का, डिवाइड बाई क्या बता दो, R बता दो। बहुत अच्छे। क्लियर है ना। और Z ऑफ होलो का अगर मैं जानना चाहता हूँ तो क्या होता है, पाई/32, D की पावर 4, 1 - K की पावर 4 होगा। बहुत बढ़िया, होगा कि नहीं होगा। और डिवाइडेड बाई, अभी बताया इससे थोड़ी देर पहले। और यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहता हूँ R क्या होगा, कैपिटल D/2, क्योंकि ये तो आउटर रेडियस है ना D/2। तो यहाँ से D से इस क्यूब को उड़ा दो और 2 से इसको उड़ा दो 16 टाइम्स। क्या मैं लिख सकता हूँ ZP होलो का क्या आ रहा है, पाई/16 DQ 1 - K की पावर 4। और ये आ गया हमारा पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ होलो शाफ्ट। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो हमने देखा इन दोनों रिजल्ट को इक्वेट करके मैं टाउ की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब मैं देखना चाहता हूं इसकी एनालिसिस, इस इक्वेशन की एनालिसिस फ्रॉम इक्वेशन 2। इधर देखना, इसको मिटा दूं, बिल्कुल मिटा दूं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई फ्रॉम इक्वेशन 2। हम जानते हैं टाउ मैक्स जो है वो क्या है, T/ZP के बराबर है। और ZP की वैल्यू अगर सॉलिड शाफ्ट के लिए रखता हूं तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ। इधर देखना, क्या लिख सकता हूँ, कुछ मत लिखो सर, मार्कर मना कर रहा है कोई बात नहीं। इधर देखो कि T/ZP कितना है, पाई/16 DQ। तो 16 को ऊपर ले गए तो ये रिजल्ट आ गया 16T/πDQ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कंसेप्ट। अब यहाँ से हमको क्या करना है, एनालिसिस करनी है कि अगर मैं पोलर सेक्शन मॉडुलस को बढ़ाता हूँ, इधर देखना, इफ ZP क्या हो रहा है, इंक्रीज। बहुत बढ़िया, इंक्रीजेस। इसका मतलब टाउ मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। जो इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस थी मैक्सिमम, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। बहुत बढ़िया। और अगर शियर स्ट्रेस डिक्रीज हो गई, स्ट्रेस जहां डिक्रीज हो गई, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिक्रीज हो गया तो वो बियर जो कर रहा था कम बियर करेगा। बहुत बढ़िया। मीन्स उस पर कम लोड लग रहा होगा, कम ही रेजिस्टेंस आ रहा होगा, और कम रेजिस्टेंस आएगा तो फेलियर के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो चांसेज ऑफ फेलियर क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेस। चांसेज ऑफ फेलियर डिक्रीजेस। सिंपल सी बात है कि स्ट्रेस अगर बढ़ेगी तो फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे, स्ट्रेस अगर घट रही है तो फेलियर के चांसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेस। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसका मतलब एक चीज और मैं बता सकता हूं कि जो टाउ मैक्स है वो क्या डायमेंशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डायमेंशन में बढ़ाता हूं तब भी शियर स्ट्रेस क्या होगी, घटेगी। कि डायमेंशन अगर मैं बढ़ा दूं तो शियर स्ट्रेस घट गई, चांसेस ऑफ फेलियर भी क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जैसे ये शाफ्ट है, इस पर मैंने टॉर्क लगाया, पतला दुबला सा शाफ्ट है, ये जल्दी टूट जाएगा। इसकी डायमेंशन बढ़ा रहा हूं, डायमीटर बढ़ा दिया, और डायमीटर अगर बढ़ा दिया, टॉर्क लगाते रहो, ट्विस्ट ही नहीं हो रहा तो टूटेगा कैसे। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि टाउ मैक्स यहाँ पे जो है वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D क्यूब है, डायमेंशन का क्यूब है। बिल्कुल बढ़िया। और अगर डायमेंशन बढ़ेगी, डायमीटर बढ़ेगा, तो टाउ मैक्स भी क्या होगा, कम होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीजेस। और चांसेज ऑफ फेलियर भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेस। बहुत बढ़िया, चांसेज ऑफ फेलियर डिक्रीजेस।
कैसे भी पूछ सकता है, चाहे पोलर सेक्शन मॉडुलस से पूछे, क्योंकि डायमेंशन बढ़ेगी तो पोलर सेक्शन मॉडुलस भी बढ़ेगा। वाह, क्योंकि डायमेंशन से निकल रहा है, फेलियर डिक्रीजेस। इतना सबको क्लियर है, उम्मीद करता हूँ सबको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो क्या करो, लाइक ठोक दो फटाफट चुटकियों में। सर हम नहीं ठोकना चाहते, वो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ तो लो, कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं सर, ठीक है। ये मार्कर भी आज बोल रहा है कि सर बंद करो, बहुत हो गया, हमारा दिमाग भी ट्विस्ट होने लगा है। कोई बात नहीं, होने दो थोड़ी देर, तभी तो मज़ा आएगा। लो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं देखना चाहता हूँ सर, ठीक है आपने बता दिया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की तो हमने निकाल ली, बिल्कुल ठीक है निकाल ली। लेकिन मैं तो चाहता हूँ सर इसको सेव करो ना, एक डिजाइन क्राइटेरिया से सेव करो, वहाँ से हम चेक करना चाहते हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है। लो कि सर मैं क्या कर दूँ, सेफ डिजाइन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। हम बात करना चाहते हैं सेफ डिजाइन की अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्ट्रेस। बहुत बढ़िया, सब बता रखा है। जिसने लेक्चर नहीं देखे, हम्बल रिक्वेस्ट यही रहेगी कि क्या करें, पहले सारे लेक्चर देख ले और फिर देखो सॉम में अच्छी कमांड नहीं बन जाती हमसे बोलना। फिर अभी तो बहुत लोग हमको जान नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, देखना शुरू करो स्टार्टिंग से, फिर देखो सॉम में इतनी अच्छी पकड़ बनेगी। सारे सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ मैं, बीच बीच में अधूरा अधूरा कुछ नहीं चल रहा कि एक लेक्चर उसका आ गया, 2 लेक्चर इसका आ गया। पहले सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, उसी के बाद दूसरा स्टार्ट करेंगे, या फिर पैरेलली चलेंगे 2 सब्जेक्ट। क्लियर है ना? कोई भी टॉपिक भी छेड़ूंगा, चाहे वो इंडिविजुअल टॉपिक होगा, इंडिपेंडेंट टॉपिक होगा, तो उसको कंप्लीट करके ही खत्म करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में हमने 2 टॉपिक खत्म कर दिए बिल्कुल कंप्लीटली। एक कौन सा, लीनियर अलजेब्रा, उसका कोई कंसेप्ट नहीं छूटा उसका। एक है हमारा कैलकुलस। छोटे मोटे कोई कंसेप्ट अगर रहते भी हैं, 100% तो क्या है, कार्नोट भी परफेक्ट नहीं था, हम क्या चीज़ है, कोई बात नहीं। तो थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट बचेगा, मुझे लगेगा कि हाँ एक आध कंसेप्ट इसका मिस हो गया है, तो उसके एडिशनल वीडियो लाके मैं उसी में क्या कर दूंगा, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको क्या करो, पढ़ते रहो सीक्वेंस वाइज, आराम से देखते रहो लेक्चर और नोट्स बनाते रहो, फिर देखो मजा आता है कि नहीं आता साथ ही साथ। क्लियर है? ठीक है। हम सेफ डिजाइन क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। ठीक है, क्या होता है सर, टाउ मैक्स बता दो, इंड्यूस्ड क्या था हमारा जो डेवलप हुआ है किसी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, वो क्या होना चाहिए, लेस देन शियर स्ट्रेस परमिसिबल से होना चाहिए, क्योंकि शियर स्ट्रेस की बात हो रही है ना, वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस की बात हो रही थी, तो नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड शुड बी लेस देन नॉर्मल स्ट्रेस परमिसिबल था। यहाँ शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, शियर स्ट्रेस परमिसिबल। बहुत अच्छे, बहुत शानदार कंसेप्ट। टाउ मैक्स की वैल्यू अंदा भी बता देगा सर, क्या है, T/ZP। बहुत अच्छे। इज लेस देन क्या हो गई, टाउ परमिसिबल। बहुत बढ़िया। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, T इज लेस देन क्या आ जाएगा, टाउ परमिसिबल इंटू ZP। क्या इतना क्लियर सबको? बहुत अच्छा। क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो है ये क्या है, इसको मैंने नाम दे दिया TR, और TR इसी को बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेंथ। वहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोल रहे थे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टॉर्सनल स्ट्रेंथ। और इसका दूसरा नाम है और इसी को बोल देता है पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। बहुत बढ़िया। क्यों बोला है अभी बताएंगे, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा बार बार PTR, PTC है ना, PTC। क्लियर है ना, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे सेव करना है शाफ्ट को, इधर देखते रहना, सेव करना है शाफ्ट को, तो जो मैंने टॉर्क अप्लाई किया है इंड्यूस्ड टॉर्क, वो मस्ट बी लेस देन होना चाहिए पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी से। ये रहा हमारा कंसेप्ट, और इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर TR इक्वल टू क्या है कि टाउ परमिसिबल बता दो, इनटू क्या बता दो, सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस बता दो, और इस इक्वेशन को बोल देंगे हम 4। कोई बात नहीं। कि हमने ये बोला सर अगर मैं इस शाफ्ट को सेव करना चाहता हूँ, सेव तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे नहीं आंख बंद करके डिजाइन कर दी, चला दी और तबाह हो गई, चूर मूर हो गई चलाती। क्यों, कमजोर शाफ्ट लगा दी, पावर ट्रांसमिट कर दी ज़्यादा, तो क्या होगा, तबाही तो मचनी है। वाह बहुत अच्छी। इसका मतलब ये हुआ कि हमको पहले उसके डिजाइन को क्या करना है, सेफ करना है, कि ये जो मटेरियल हम लगा रहे हैं, ये जो शाफ्ट लगा रहे हैं, क्या ये सेफ भी है या फिर ऐसे ही अंधविश्वास चल रहा है। बहुत बढ़िया, इधर देखते रहो। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो मैं टॉर्क अप्लाई कर रहा हूं उस शाफ्ट पे, वो टॉर्क जो है लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, जो कितना कैपेसिटी है उसकी पावर ट्रांसमिट करने की। बहुत बढ़िया। क्यों बोला इसको पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पावर इक्वल टू, इसको मिटा रहा हूं, लोग देखते रहो, बहुत ही शानदार कंसेप्ट चल रहा है, मजा आ जाएगा सबको। कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि पावर ट्रांसमिशन अगर मुझे करनी है, पावर इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा। अगर ओमेगा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, ओमेगा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, मतलब सेम स्पीड से घूम रहा है तो क्या है, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो क्या मैं बोल दूंगा पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना, है। और अगर ये
टॉर्सनल स्ट्रेंथ है कि इतना ही टॉर्क ये क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी टी आर पे होगी। तो मैं पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी लिख सकता हूँ पी, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेंथ है ना, कि इतना ही ये टॉर्क क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। बहुत बढ़िया। क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसीलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी बोल दे तो टी आर की बात कर रहा है। बहुत अच्छे। तो मैं बोल सकता हूं सर ये जो टी आर है, वो जो टी आर हमने इक्वेशन 4 से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4। बहुत बढ़िया। क्या मैं बोल सकता हूं टी आर जो है टाउ परमिसिबल इनटू क्या है, जेड पी। है। अगर सेम मटीरियल है, क्या है, इफ सेम मटीरियल किसका, ऑफ टू शाफ्ट्स, दो शाफ्ट्स का हम कंपेरिजन कर रहे हैं, शाफ्ट टू कंपेयर इधर देखते रहना। क्या मैं बोल सकता हूं सेम मटेरियल है तो टाउ परमिसिबल क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब इससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि मटेरियल की क्या है, प्रॉपर्टी है एक तरह से। इसका मतलब ये हुआ टी आर जो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर सेक्शन मॉडुलस हो गई। वाह सर, वही आया घूम फिर के। इधर देखते रहना, मजा आ रहा है। लो मिटा दिया, इसको मिटा दिया। और मैं तुरंत बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा, कुछ मत बोलो सर, बस कराते रहो। बोलने में क्या है, कुछ नहीं रखा। कोई बात नहीं। लो कि हम बोल देंगे ऑफ, ये चल रहा था तो तुरंत बोल दूंगा। अगर मैं ये बोल सकता हूँ टी आर, या फिर मैं बोल दूं पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई, पोलर सेक्शन मॉडुलस हो गई। इधर देखना, इफ पोलर सेक्शन मॉडुलस फिर से इंक्रीज करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। इसका मतलब टॉर्सनल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। बहुत बढ़िया। इसका मतलब पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और फेलियर ऑफ चांसेस तो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। फेलियर ऑफ चांसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेस, चांसेस डिक्रीजेस। क्या इतना क्लियर सबको? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। लाइक ठोक दो जल्दी से जल्दी। इतना सबको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ये हमने पहले रिजल्ट का एनालिसिस करके देख लिया। अभी हमने जो इक्वेशन लिखी थी, इधर देखना कि इसके अकॉर्डिंग, शेप डिजाइन के अकॉर्डिंग हमने लिखी थी टाउ इंड्यूस्ड जो था, मैक्सिमम इंड्यूस्ड, यही लिखा था, इज लेस देन क्या था, इक्वल टू टाउ परमिसिबल। और ये शियर स्ट्रेस परमिसिबल है। इसको निकालते कैसे, इधर देखना। अगर इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन, तो यहाँ पे हम एन भी कंसीडर कर लेंगे। हम तुरंत लिख देंगे टाउ मैक्सिमम इंड्यूस्ड जो होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है तो उससे डिवाइड करके थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये कंसीडर कर लेंगे। यही वैल्यू टाउ परमिसिबल की क्या होती है, सिग्मा यील्ड पॉइंट की टेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यू बताओ, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन। और ये जो होता है किसके बराबर होता है, हम तुरंत बोल देंगे टाउ परमिसिबल इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन 2। किस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है, ये होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अब बोलो सर कहाँ से आ गई थ्योरी, जो फेलियर पढ़ाएंगे तब बोलेंगे, अभी यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। टाउ परमिसिबल ये भी होता है सिग्मा वाई टी अपॉन √3 के बराबर। ये कब होता है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इनको लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। क्या याद, क्या क्लियर है सबको? MSST का मतलब क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लिख लोगे, ठीक है। MDET का मतलब क्या, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। थ्योरी जब फेलियर में इनको प्रूव भी करूंगा, कैसे आ रहा है ये, परमिसिबल शियर स्ट्रेस सिग्मा वाई टी अपॉन 2, परमिसिबल शियर स्ट्रेस सिग्मा वाई टी अपॉन √3 फॉर MSST और MDET कैसे निकल के आती है वो हम बताएंगे। यहाँ पे ये डिस्कशन हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया है। क्लियर है ना, इतना क्लियर है? तो अब मैं बात करूंगा कि इक्वेशन जो हमारी 4 थी, इक्वेशन 4 ये थी ना, ये हमारी क्या थी, इक्वेशन 4 थी। सबको क्लियर होगा, वहां पे हमने लिखी थी। तो इस इक्वेशन 4 से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं गिवन शाफ्ट को। इधर देखना, फ्रॉम इक्वेशन 4, मिटा दूं क्या इसको, बिल्कुल मिटा दो सर। ये थी हमारी टी आर इक्वल टू टाउ परमिसिबल इंटू जेड पी। ये इक्वेशन हमने मानी बोली थी 4। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन कंपेयर अ गिवन शाफ्ट
अकॉर्डिंग टू टॉर्सनल स्ट्रेंथ और पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये देखो मजा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या इतना क्लियर है? ये हमने देखा पहला जो रिजल्ट मैंने क्या किया था, इक्वेट किया था, ए और बी को इक्वेट किया था, तब मैंने ये चीजें देखी, ये हमने सारे डिस्कशन करके देख लिए। क्लियर है ना? दूसरा आज करें क्या? कल करें, आज क्या 1 घंटे से ज़्यादा हो गया टाइम। दूसरा हम जो एनालिसिस करेंगे, यहाँ से आगे जो एनालिसिस होगा B = C और C = A, इसको करेंगे कल एनालिसिस। कल बहुत ही शानदार बेहतरीन कंसेप्ट देखेंगे। कल मैं ये भी बताऊँगा कि सॉलिड शाफ्ट को कब प्रेफर किया जाता है, होलो शाफ्ट को कब प्रेफर किया जाता है, कौन सा शाफ्ट पावर ट्रांसमिट करने के लिए कब सूटेबल होता है, ये चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसका? टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का। इसीलिए जुड़े रहना, भाग मत जाना कहीं। भाग गए तो क्या है, भागते रह जाओगे मिल्खा सिंह की तरह। कोई बात नहीं सर, हम तो भागना चाहते हैं, भागते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। उम्मीद करता हूँ सबको लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आए तो क्या करना है, कर दो बस, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा रही बात उसकी कि हमको क्या करना है, थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल करना है, और थोड़ा सा क्या करना है, एक्सटेंड करना है और इजी करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट अब करो। सपोर्ट की क्या है, थोड़ी ज़रूरत है। जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो लोग नहीं करना चाहते उनसे कोई भी फोर्सफुली नहीं है। बट हाँ, थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट करोगे, अगर सब लोग थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करोगे, जो भी देखना चाहते हैं, जो भी लोगों को सीरियसली पढ़ाई करनी है, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करोगे, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। नहीं तो इन्हीं सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 3-3, 4-4 हज़ार रुपये पे करना पड़ता है, वो भी छोटी छोटी कोचिंगों में। क्लियर है ना? और बहुत बड़ी कोचिंगों में जाओगे जिनके नाम है, हाईलाइटेड नाम होते, सिर्फ नाम ही नाम है, काम भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो लोग सर आप तो क्या है, बुराई कर रहे हो, कोई बात नहीं, तारीफ भी कर रहे हैं। जिसको जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ पढ़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट करा के दे दो। क्लियर है ना? क्लियर है इतना? बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है, जैसे ऑफलाइन में चल रहा था ऐसे ही ऑनलाइन में चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ प्रॉब्लम हमें को एक ही आ रही है, मुझे पढ़ाते समय ये प्रॉब्लम आती है, बार बार चीज़ें मिटानी पड़ती है, कुछ चीज़ों को मिटा के दोबारा लिखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं देखने के लिए। तो मैं देख सकूँ, इसीलिए क्या करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा क्या करो, सपोर्ट करो, ताकि हम चीज़ों क्या करें और आसान कर दें, और मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि मुझे मज़ा तब तक नहीं आता जब तक मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। मज़ा तभी आता है जब हम क्वेश्चन करते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चन उठाते हैं, वहाँ से चीज़ें क्लियर होती है, क्रिस्टल। बोलो सर कम क्रिस्टल क्लियर करो, कुछ नहीं रखा, कोई बात नहीं, जिनको ऐसा लग रहा है उनको तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्लियर है? बाकी ये चीज़ें बहुत आसान है, इसी तरह पढ़ते रहो। अब मुझे बता दो, जितने लोगों ने अब तक लेक्चर देखा है, एक बार कमेंट करके बता देना। जो लोग एक बार कमेंट कर लिया करो, हाथ दर्द नहीं करते, कमेंट ही नहीं करना चाहता है कोई, कि एक बार ये बता दो कि अभी तक जो लेक्चर देख रहे हैं कंटिन्यू, क्या उनको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है? क्या 80% तक क्वेश्चन हो पा रहे हैं? अगर 80%, 75% तक भी हो पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं, कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरह से क्या करो, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो। क्योंकि बहुत से लोग तो प्लेटफॉर्म ढूंढने में ही सालों साल लगा देते, कहाँ से पढ़ें, पहले 2 लेक्चर उसके देख लिए, अरे मज़ा नहीं आया, 3 लेक्चर उसके देख लिए। जब सब चीज़ें स्मूथली समझ आ रही हैं तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन से कंसेप्ट को क्या करो, कवर करो। क्या इतना क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बहुत टाइम हो गया, आज 1 घंटा से ऊपर ही हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग क्या है, समझ गए होंगे कैसे सपोर्ट करना है, कैसे नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, और जो गूगल पे का नंबर होगा वहाँ पे जितना भी जो अपनी श्रद्धा अनुसार देना चाहता है वो क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। फिर हम देखो कितना बहुत बेहतरीन क्लासेस का शेड्यूल बना दूंगा, एक से एक सब्जेक्ट क्या है, बेहतरीन सब्जेक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है? क्योंकि अभी जो प्रोडक्शन का बहुत बड़ा वेटेज है, सब लोग जानते हैं प्रोडक्शन का बहुत बड़ा वेटेज है, बट हम प्रोडक्शन को बिना प्रोजेक्टर की हेल्प से या फिर डिजिटल की हेल्प से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फिगर्स आते हैं, पिक्चर्स आते हैं, उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बनाते रह जाएंगे नहीं पिक्चर, 1-1 घंटा लग जाएगा पिक्चर बनाने में। क्लियर है ना? तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं वेटेज के हिसाब से भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ, ताकि प्रोडक्शन को भी हम जल्दी से जल्दी क्या करें, पढ़ सकें। क्लियर है ना? तो आप मेरा सपोर्ट करो, ताकि मुझे भी पढ़ाने में मजा आए, आपको भी पढ़ने में मजा आए। क्लियर है? ठीक है? आज के लिए इतना ही बहुत है। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।